स्टार्ट किया था, हमने नाड़ी के 7 लेवल आपको दिखाने हैं। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आपको, अब तक जो भी पढ़ा आपने, अब थोड़ी सी चीजें बदल जाएंगी। चलें जी, मैं उसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं उसको डाल रहा हूँ, डाउनलोड कर रहा हूँ, अभी भेज दूंगा मैं, है ना जी। जी, तो मैं आपको आज बताता हूं कि नाड़ी के वह 7 लेवल क्या हैं, 7 स्तर क्या हैं, 7 स्तरों को कैसे जानेंगे आप। तो आपको याद करिए, आपको मैंने पहला स्तर बताया था जिसमें हम देखते हैं, दोबारा रिपीट करेंगे इसको। उसमें हम प्रकृति देखते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो मानस प्रकृति देखते हैं। लेवल का अर्थ है हमारे देखने का, ऑब्जर्वेशन का लेवल। नैना अग्रवाल जी, कोई चीजें अलग अलग दबाव के अलग अलग स्तर पर नहीं होती है, हमारा ऑब्जर्वेशन है। हम क्या देख रहे हैं, कितनी गहराई में देख रहे हैं। मैंने बोला था गंगा नदी बह रही है, ऊपर से हम खड़े हैं, चीजों को नीचे देख रहे हैं। ऊपर नदी में बहता हुआ फूल नजर आ रहा है, थोड़ी सी गहराई में हमें बहती हुई मछलियां नजर आ रही है। थोड़ी सी गहराई में कंसंट्रेट करेंगे तो आपको नीचे के पत्थर भी दिखेंगे। यही नाड़ी है। पहले लेवल पर क्या देखते हैं, तो पहले लेवल पर हम प्रकृति देखते हैं। दूसरे लेवल पर मानस प्रकृति, मानस, पहले लेवल पर विकृति देखते हैं, दूसरे लेवल पर मानस विकृति देखते हैं। तीसरे लेवल पर हम दोषों के भेदों को देखते हैं। चौथे लेवल पर हम ओज, तेज और प्राण देखते हैं। पांचवें लेवल पर हम रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र धातुओं को देखते हैं। छठे लेवल पर हम मानस प्रकृति देखते हैं, और सातवें लेवल पर हम शारीरिक प्रकृति को देखते हैं, ओरिजिनल प्रकृति को देखते हैं। तो आइए मैं आपको तनिक, अब मैं भ्रमण कराता हूं आपको नाड़ी के उस ज्ञान पे। इससे पहले की सभी चीजें आपके दिमाग में क्लियर होगी, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप सब लेवल 1 पढ़ के आए हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि अंगूठे के मूल में 10 आयतन है क्या। प्राण का मतलब ओज, तेज और प्राण। हाँ, यहाँ प्राण का क्या मतलब है, बहुत बढ़िया सवाल पूछा है आपने। यहाँ प्राण का मतलब क्या है, यहाँ प्राण का अर्थ शरीर के समस्त आयतनों में बहने वाला प्राण है। शरीर के समस्त आयतनों में बढ़ने वाला प्राण है। बिल्कुल आपने सही कहा कि 10 आयतनों में बहने वाला प्राण प्रमुख है। हमारे साथ अंकिता नौटियाल जी भी अजय चमोला जी के स्वरूप में आ गई हैं। विंतेश्वरी नौटियाल जी भी ज्वाइन हो गई। आप सभी को बहुत बहुत मुबारक है कि आप लोगों ने नाड़ी की इस लेवल 2 की कक्षा को ज्वाइन किया। इसकी रिकॉर्डिंग्स में मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। अब मैं ये सब बताने की जरूरत नहीं है कि हर उंगली के प्रॉक्सिमल या कर्वेचर पर आपको कफ का रिप्रेजेंटेशन आता है, मध्यम कर्वेचर पर पित्त का रिप्रेजेंटेशन आता है, और आपके डिजिटल कर्वेचर पर आपको वात का इंप्रेशन आता है। बताने की जरूरत कतई नहीं है। मुझे लगता है हर उंगली के 2 एंड होते हैं, एक हार्ट के नजदीक वाला एंड और एक अंगूठे के नजदीक वाला एंड, जैसे हैंड एंड कहते हैं, एक को हार्ट एंड कहते हैं। ये सब आप पढ़ चुके हैं पहले ही लेवल पे, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है आपको बार बार। स्तरों पर, तो जब हम पहले स्तर पर बड़ा आराम से देखिएगा, तो ये हमने हृदय का डायग्राम बनाएंगे बार बार। अब दिस इज द हार्ट, और इस तरफ आप जानते हैं इधर जो एंड है ये हमारा हाथ का एंड है। दिस इज द हैंड एंड। अब यहाँ पे आपकी अपनी, हम अपनी 3 उंगलियों को बनाएंगे। ये हमारा रिंग फिंगर है, ये हमारा मिडल है, ये हमारा इंडेक्स है। दिस इज रिंग, दिस इज मिडल एंड दिस इज इंडेक्स, यू नो। तो जो पहला लेवल है, द फर्स्ट लेवल, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट लेवल, फर्स्ट लेवल पर हम क्या देखते हैं, हम सामान्य रूप से आप जानते हैं वात, पित्त और कफ की विकृतियां देखते हैं, जो आप लेवल 1 में पढ़ के आए हैं। इसमें कुछ भी नहीं है। वात, पित्त, कफ, वात, पित्त, कफ, नहीं, जो आप पढ़ के आए हैं लेवल 1 में, यही तो देखा था आपने लेवल 1 में।
लेवल 1 में आपने यही देखा था, सिंपल विकृतियां आपने आइडेंटिफाई की थी। आपने देखा था सर्प गति नहीं, जलोका गति है, तो आपने कह दिया आर्थराइटिस है। आपने देखा कि पित्त की सामान्य गति मंडूक गति है नहीं है, तो आपने देखा तिक्तरक गति है, तो बोल दिया गैस्ट्राइटिस और गैस्ट्रोएंटराइटिस। आपने देखा मंडूक गति नहीं लवा गति है, तो आपने देख लिया प्रोस्टेटाइटिस है, मेल है तो फीमेल है तो सिस्टाइटिस सर्विसाइटिस कुछ भी हो सकती है। आपने देखा कि काक गति है, तो आपने आयोटिक डिग्रेडेशन बता दिया। आपने देखा कि यदि मयूर गति है, तो आपने बता दिया कि एटीरियल हाइपरटेंशन है। आपने उष्ण गति देखा तो आयोटिक स्टेनोसिस है। आपने देखा कि वहां पर कपोत गति है तो ब्रोंकियल एस्थमा बता दिया। आपने गज गति देखी कफ वाली नाड़ी में, तो आपने एलिफेंटेसिस, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, फिलेरियासिस बता दिया। ये सब आपने लेवल 1 में पढ़ा है, तो ये लेवल 1 आप पढ़ चुके हैं। क्लियर है ना? तो हम यहाँ पर हमने दोषों के विकृतियों के आधार पर हमने गतियों का निर्धारण किया था, वकृतियां देखी थी हमने वात पित्त कफ की। इसके बाद ये पहला लेवल था। इसके बाद आप दूसरे लेवल पे आप इसी को हम मिटा, ये क्लियर है ना जो आप पढ़ के आए? इट इज क्लियर नाउ और नॉट? क्लियर नहीं है तो हम उसको रोक देंगे यहीं पर। यहाँ क्लियर है ना? 20 लोगों में 17 लोग ज्वाइन हो गए, बहुत अच्छी है। 3 लोग नहीं ज्वाइन हुए वो भी हो जाएंगे। यहाँ कोई क्लियर है ना? लेवल 1 का पिक्चर क्लियर है? लेवल 1 एकदम क्लियर होगा आपका। विंतेश्वरी नौटियाल जी मर्म में भी ज्वाइन कर, और आपने अभी अभी क्लिनिकल आयुर्वेदा ग्रुप भी ज्वाइन किया है, बहुत बढ़िया, इट्स वेरी नाइस। नवीन चौहान जी आपको तो पता ही है। तो हम आपको बताते हैं कि अब आगे अगला क्या है। अगला माजरा ये है कि ये लेवल 1 तो आप पढ़ के आ गए 12 दिन। अब लेवल 2 पे हम क्या देखते हैं? तो मानस विकृतियां देखते हैं। मानस विकृतियां आप सब जानते हैं कि वहां पर भी दोषों का इन्वॉल्वमेंट होता है। वहां पर भी आप जानते हैं कि मानस विकृतियां जो है वो दूसरे लेवल पे देखी जाती हैं। वहां पर भी समदोष समाग्नि समधातु मल क्रिया प्रसन्नात्म इंद्रिय मन स्वस्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य को भी दोषों के आधार पर एनालाइज किया जाता है। यानी अगर हम इसी डायग्राम को बना के रखें और हम कुछ नहीं करें, यहाँ पर हम सीधे सीधे इरेज करते हैं। क्या इरेज करते हैं? हम इसको कुछ भी इरेज ना करें, हम सेकेंड लेवल लगा देते हैं। और यहाँ पे हम लिख देते हैं मानस विकृतियां। तो मानस विकृतियां भी सामान्य शारीरिक विकृतियों से अलग नहीं होती है, वहां पर भी दोषों का इन्वॉल्वमेंट होता है। और ये भी हम देखते हैं, आपने देखा कि किसी में आकाश महाभूत प्रधान है तो वो कैसा होगा बिहेवियर। किसी में आपने देखा जल तत्व प्रधान है तो उसका बिहेवियर कैसा होगा। किसी में वायु तत्व प्रधान है तो उसका बिहेवियर कैसा होगा। किसी में जल पार्थिव तत्व प्रधान है तो उसका बिहेवियर कैसा होगा। तो पहला और दूसरा लेवल लगभग आप पहले मेरे 12 लेक्चर्स में पढ़ के आए हैं, लेकिन अब जो महत्वपूर्ण चीज आपको मैं बताने जा रहा हूं वो अब शुरू होती है। अब क्या शुरू होती है? अब देखिए, अब मैं वही चित्र बनाऊंगा फिर से। ये आपका हमारा हार्ट है, ये हमारी मध्यम, ये हमारी रिंग फिंगर है, ये मध्यमा है, और ये हमारी तर्जनी उंगली है, ये इंडेक्स है RMI, ये हमारा हैंड का साइड है, आप जानते हैं। ये हमारा हार्ट का साइड है। ये बहुत जल्दी जल्दी ये डायग्राम बनते रहेंगे अब लगातार। हार्ट के डायग्राम को थोड़ा ठीक समझ लीजिएगा। ये हार्ट ऐसा कुछ और ही दिख रहा है, हार्ट ऐसा होता है, ये है हार्ट। तो अब हम देखें, अगर हम तीसरे लेवल पे बात करें, थर्ड लेवल, जिसको हम थर्ड लेवल कहते हैं, थर्ड लेवल पे हम जो देखते हैं वो हम देखते हैं दोषों के भेद को। तो आप इसके लिए एक फार्मूला याद रखिएगा। इधर से चलते हैं तो P U, ठीक है, रुक जाइए मैं फिर से बताता हूं आपको, 1 मिनट। ये हो गया, ये P, फिर ये U, फिर ये V, और फिर S, और फिर A, PUVSA। याद रखिए फार्मूला है PUVSA। P फॉर प्राण, U फॉर उदान, V फॉर व्यान, S फॉर समान, and A for apana। PUVSA, प्राण, उदान, व्यान, समान, अपान। इंडेक्स फिंगर पे
याद रहेगा आपको फॉर्मूला PUVSA? अस्मिता क्षीत सागर जी को याद हो गया। आप सबको याद होना चाहिए, 17 लोग ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। P फॉर प्राणा, U फॉर उदाना, V फॉर व्याना, S फॉर समाना, A फॉर अपाना एट द इंडेक्स फिंगर फ्रॉम द डिस्टल टू प्रॉक्सिमल एंड। क्लियर? 17 लोग हैं यहाँ पे। जब तक सब क्लियर नहीं करेंगे, कुमार कंचन जी भी आ गए हैं, वेरी नाइस। हम सब तो चमोला जी, यानी चमोला जी मीन्स अंकिता नौटियाल जी या फिर चमोला जी, दोनों ही हैं, कौन है पता नहीं, लेकिन हैं। नवीन चौहान जी, 2 ही लोगों ने थम्स अप किया, बाकी लोगों ने नहीं किया। क्लियर है? नुपुर मिश्रा जी, सर PUVSA, वेरी नाइस, याद कर लीजिए फार्मूला PUVSA। क्लियर है? बट महबूद कैसे एक्सेस करेंगे सेकंड लेवल में? अरे सेकंड लेवल छोड़ो, अभी आगे बताएंगे आद्या जी उनको, आद्या जी उनको आगे बताएंगे, अभी रुक जाओ। वो मानसिक जो हमारी विकृतियां हैं उसको हम आगे देखेंगे, अभी बहुत पढ़ना है उसके बारे में। उसको हमने स्टॉप किया है वहां पे सेकंड लेवल को। हम थर्ड लेवल पे जंप करके आ गए। पहला लेवल क्लियर है, दूसरे लेवल को हमने रोका है, तीसरे लेवल पे हम आए हैं। तीसरा लेवल क्लियर है ना, PUVSA? अभी तो इंडेक्स का ही क्लियर है ना। कुमार कंचन जी समझ में आ रहा है ना? चलिए अब हम दूसरे पे आते हैं ना। यहाँ देखिए, अब इसको हम डिलीट करते हैं, इसने बहुत जगह ले लिया, इसको मिटा देते हैं। चलिए साहब, इसको मिटा दिया हमने। फार्मूला बेस पढ़ेंगे हम, याद रहेगा बिल्कुल, धड़ाक से आएगा दिमाग में, इसे बैठ के आएगा। अब यहाँ पे हमने करना है PRBAS, PRBAS। ये है पित्त में, मध्यम में, दैट इज द पित्त। तो P फॉर, आप जानते हैं P फॉर पाचक, नहीं, R फॉर रंजक, B फॉर भ्राजक, A फॉर आलोचक, एंड S फॉर साधक। कितना बढ़िया है भाई, PUVSA, PRBAS, मध्यम अंगुली पर PRBAS। पाचक, रंजक, भ्राजक, आलोचक, साधक, डिस्टल टू प्रॉक्सिमल। देखिए नवीन चौहान जी, आपको तो आता है, पर यहाँ स्मिता क्षीर सागर जी को भी आता है, बाकी लोगों को भी आता है, कम ना समझिए। इन्होंने वीडियो नहीं देखा है, पर ये एकदम धड़ाक समझ लेते हैं। तो ये हमने मिडिल पर देखा, यानी मिडिल पर हमारी आंख, हमारा कैमरा भी वही है, हमारी उंगली का कर्वेचर भी वही है। हमने देखने का नजरिया बदल दिया और हमें ये चीजें दिखने लग गई। अब यही है लेवल। क्लियर है ना? अब हम आते हैं तीसरे नंबर पे, इसको डिलीट करते हैं, इसको इरेज करते हैं, ये यहां से इरेज हो जाएगा। अब आइए रिंग पे, जहां मिलता है कफ। यहां पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले K, तो A, फिर आप देखेंगे तो S, फिर आप देखेंगे तो B, फिर आप देखेंगे तो T। K फॉर क्लेदक, A फॉर अवलंबक, S फॉर श्लेषक, B फॉर बोधक, and T for तर्पक। यानी from distal to proximal end, first one is the Kledak, second one is the Avlambak, third one is the S for Slaysak, and next one is the Tarpak। तो याद कर लीजिए PUVSA, PRBAS, KASBT। अगर ये याद हो गया, पूरा का पूरा 200 का आपको सीक्वेंस याद हो गया। PUVSA, PRBAS, KASBT, PUBSA,
PUVSA, PRBAS और KASBT। दोबारा मैं फार्मूला लिख देता हूं, आपको एकदम याद हो जाएगा। यहां से इरेज कर देता हूं, ये फार्मूला यहां लिख देता हूं, याद कर लीजिए। एकदम बहुत आसान है, पढ़ाने का तरीका है मेरा ये। यहाँ पे आई लिखिए इंडेक्स, इंडेक्स के आगे लिखिए PUVSA। इधर लिखिए मिडिल, मिडिल के आगे लिखिए PRBAS और फिर इधर लिखिए रिंग, इसके आगे लिखिए KASBT। ऐसे याद करेंगे तो पूरा पूरा 200 का सीक्वेंस आपको अपनी उंगली के कर्वेचर पर याद हो जाएगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। You will never forget, and this is known as the third level of pulse. आ गया समझ में? याद हो गया सब? कुमार कंचन जी इस बार तो भूलेंगे नहीं। देखिए अस्मिता क्षीर चावल जी और नवीन चौहान जी ने फर्स्ट क्लास थम्स अप किया। पिंतेश्वरी नौटियाल जी को भी याद हो गया। ठाकुर प्रणव साहब, कारगी जी, चमोला जी, जय गौ माता। चलिए अब हम आपको बताते हैं, तो यहाँ कोई डाउट नहीं है, आपको एकदम क्लियर है। नाउ द पिक्चर इज क्लियर। आद्या जी क्लियर है ना? आद्या जी, जी आद्या जी ने बोला नहीं क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पता नहीं। सर कर्वेचर पे पांचों, और हाँ जी कर्वेचर पे पांचों फील होंगे। अभी देखो मैं बताता हूं, ऐसा उंगली करेंगे, ये देखो ऐसी उंगली करी, अब ऐसी उंगली रखी, तो ऐसी उंगली रखी तो ये वाला हिस्सा जो है ये डिस्टल है, ये डिस्टल है और ये प्रॉक्सिमल है। ऐसा रखते हैं ना, तो ये डिस्टल है, ये प्रॉक्सिमल है। तो यहां से चलेंगे PUV, ऐसे ही चलेंगे, ठीक है ना? प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान, यानी अपान लास्ट में। यानी अपान कहां मिलेगा? अपान मिलेगा प्रॉक्सिमल एंड पर, प्राण मिलेगा डिस्टल एंड पर, अंगूठे के नजदीक, और हृदय से दूर मिलेगा प्राण, जो कि डिस्टल एंड हो गया। एकदम क्लियर है। तो ऐसे उंगली पर लगाइए आप और सुर ताल लगाइए और देखिए सब समझ में आ जाएगा। तो दिव्या टंडन जी कर्वेचर पे ये पांचों आपको फील होंगे। फार्मूला याद रखिए जो मैंने बताया, फिर आपने प्रस्तुत करता हूं ये फार्मूला। PUVSA फॉर इंडेक्स फिंगर, PRBAS फॉर मिडिल फिंगर, KASBT इज फॉर रिंग फिंगर। पुप्सा, PR बस, कास BT, ऐसा याद कर लो आप, तो याद हो जाएगा। याद करने का कोई भी तरीका आप अपनाओ, ये हमें केवल नाड़ी के ज्ञान के लिए इसका मीनिंग है, कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अगेन डिस्टल टू प्रॉक्सिमल, देखिए ना आपको रिपीट करने की जरूरत ही नहीं है। हाथ के नजदीक, हृदय से दूर डिस्टल है, तो P है, प्राण है, फिर उसके बाद उदान है। तो ये वाला एंड जो है ना, ये डिस्टल है ना, जहां पे प्राण है वो डिस्टल है, हृदय से दूर है और हाथ के करीब है, तो उसको हम डिस्टल बोलते हैं। हृदय से हम नापते हैं डिस्टल और प्रॉक्सिमल। तो ये हृदय से दूर है तो PU, फिर सेंटर पे आ गया V, फिर हृदय के नजदीक आ गया SA इंडेक्स पे। मिडिल पे देखो आप, हृदय से दूर डिस्टल एंड पर PR, फिर सेंटर पर B, फिर AS। फिर आप रिंग पे देखो, डिस्टल पे आया KA, फिर सेंटर पे आया S और फिर प्रॉक्सिमल पे आया BT। एकदम क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। देखा आपने? चित्र को देखिए दीपाली गुप्ता जी, और पूरा का पूरा आपके पास पूरा का पूरा एक खाका आपकी उंगली के कर्वेचर पर खिंचा हुआ है। आप अपनी उंगली के कर्वेचर पर डिस्टल से प्रॉक्सिमल की तरफ चलिए। सर जैसे फर्स्ट लेवल देख रहे थे उसी प्रेशर पे ये भी देखेंगे जी, प्रेशर वही रहेगा, हमेशा ध्यान रखना, कोई प्रेशर का खेल नहीं है ये एक ऑब्जर्वेशन बदल गया आपका। जैसे आपने पढ़ा कि आप पहले पढ़ा आपने कि आप उंगली के इंडेक्स पर वात देखते हैं, मध्यमा पर पित्त देखते हैं और फिर आप अनामिका पर कफ देखते हैं, लेकिन भटाक से आपने अपना ऑब्जर्वेशन बदला कि हम तर्जनी उंगली के डिस्टल एंड पर वात देखते हैं, मध्यमा उंगली के मध्य पर पित्त देखते हैं
और अनामिका उंगली के प्रॉक्सिमल एंड पर कफ देखते हैं। फिर आपने अपना ऑब्जर्वेशन और गहरा किया और आपने कहा नहीं, हम तीनों उंगलियों पर तीनों दोस्त को देखते हैं, हम इंडेक्स फिंगर की डिस्टल एंड पर बात देखते हैं। इंडेक्स ही नहीं है, मिडिल और रिंग के भी डिस्टल फिंगर पर बात देखते हैं। मध्यम कर्वेचर पर हर उंगली के हमें पित्त मिलता है और प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द कर्वेचर ऑफ ऑल द थ्री फिंगर्स वी रिसीव द कफा, क्योंकि दो से दोस्त बह रहे हैं नदी में। ये ऑब्जर्वेशन बदलता चला गया आपका, चीजें वही थी, ऑब्जर्वेशन बदला आपका। फिर आपने अपना ऑब्जर्वेशन और बदला, आपने उसी ऑब्जर्वेशन में इंडेक्स पर आपने कहा नहीं, अब हमें दोषों के भेद भी दिखते हैं, प्राण उदान समान व्यान अपान। आपने देखा कि मध्यम पर आपको वही पाचक रंजक भ्राजक आलोचक और साधक के क्रम में ये डिस्टल से प्रॉक्सिमल की तरफ देखते हैं। वहीं आपने देखा कि रिंग पे हमें कफ किस प्रकार से दिखता है, तो क्लेदक अवलंबक श्लेषक बोधक और तरफक, ये सीक्वेंस में दिखता है। दबाव वही है, दबाव से कोई अंतर नहीं है। हमारा देखने का नजरिया बदल गया, हमने अपने देखने के नजरिए को ब्रॉड करते चले गए, चीजें बदलती चली गई। यही है नाड़ी विज्ञान। सुर वही है, ताल वही है, गाना अलग अलग बज रहा है और उद्देश्य डायग्नोसिस है। ये बात आपको समझ में आ रही हो? कोई दबाव अलग नहीं बैठता। सर जैसे सर्प गति फील हो, उसमें ये पांचों कैसे, हाँ दिव्या टंडन जी, यहाँ ध्यान ये रखना है कि उसको इसको कर। देखिए ये जो ज्ञान आपने पढ़ा है, मैंने बताया था जो 12 दिन आपने पहले लेक्चर में पढ़ा है, उसको आप अलग रखिए अपने अलमारी में, और जो आप पढ़ रहे हैं इसको अलग रखिए। वो भी आपकी डायग्नोसिस को बनाने में मदद कर रहा है, ये भी आपके डायग्नोसिस को बनाने में मदद कर रहा है। दोनों को एक दूसरे से मिक्स मत करिए। जैसे कि अल्ट्रासाउंड देखना, सीटी स्कैन देखना और एक्सरे देखना अलग अलग है। वहां आप ये मानिए कि आपने इन्वेस्टिगेशंस को बहुत शॉर्टर लेवल पर एक्सरे देखा, यहाँ अब आप सीटी स्कैन निकाल रहे हैं, तो एक्सरे और सीटी स्कैन आपस में मिक्स नहीं होगा। एक्सरे अलग था जो आपने 12 दिन पढ़ा, अब आप सीटी स्कैन देख रहे हैं, और आप थोड़े समय में और गहराई में जाएंगे, एमआरआई देखेंगे। तो क्या एक्सरे की इंपॉर्टेंस कम हो जाती है? नहीं। सीटी स्कैन की इंपॉर्टेंस कम हो जाती है? नहीं। एमआरआई की इंपॉर्टेंस कम हो जाती है? नहीं। हर वही चीज है, देखने का तरीका बदल रहा है, मेथड ऑफ विजन बदल रहा है। कहीं हम एक्सरे का यूज कर रहे हैं, कहीं हम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं पर हम कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफिकल स्कैन कर रहे हैं। दिख वही चीज रही है, पर अलग अलग डायमेंशंस में हम देख रहे हैं। उद्देश्य हमारी डायग्नोसिस बनाने का। ये सारा ज्ञान नाड़ी के इन तीनों उंगलियों के कर्वेचर पे लगे हुए कैमरा में है, जिसकी एनालिसिस आपका ब्रेन कर रहा है। इसीलिए अपना ब्रेन अलर्ट होना चाहिए, कर्वेचर ठीक होना चाहिए, और यहाँ के सेंसर्स ठीक काम करने चाहिए। नाड़ी का ज्ञान यही है। इसीलिए वो जो सर्प गति देखी उसका भी अपना महत्व था, सर्प से इतर आपने जलौका देखी उसका भी अपना महत्व था, मध्यम उंगली पर जो आपने मंडूक गति देखी उसका भी अपना महत्व है, उससे इतर आपने तीतर लवा काक गति देखी उसका भी अपना महत्व है। कफ रिंग फिंगर पर मयूर गति देखी, गज गति देखी, जो पित्त से कफ की तरफ आ रही थी तो मयूर गति देखी, पर्टिकुलरली कफ पे आपने गज गति देखी, पर्टिकुलरली कफ पे आपने कपोत गति देखी। नहीं, आपने पित्त की एक थोड़ी सी वेरिएशन कुक्कुट गति के रूप में देखी। वो सब आपको डिजीज को डायग्नोस करने में मदद कर रही हैं। लेकिन जो आप पढ़ रहे हैं ये भी आप, अगर वही आपकी डायग्नोसिस बन गई तो जाने की जरूरत नहीं है यहाँ। यदि आपने छोटे इन्वेस्टिगेशन से ही अपना डायग्नोसिस बना लिया तो क्यों कराने की जरूरत है सीटी स्कैन? तो वहीं स्टॉप कर देंगे आप नाड़ी को, अपनी डायग्नोसिस बनाएंगे, अपना दोस्त दूसरे का परीक्षण करेंगे, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। इधर आने की जरूरत ही नहीं है ना। तो अगर छोटे से काम हो जाता है तो क्यों जाने की जरूरत है लेवल पे? इसीलिए एक दूसरे को मिक्स मत करिएगा, सेपरेट सेपरेट पढ़िए और सेपरेट सेपरेट अपने नॉलेज को अप्लाई करिए। समझ में आ गया होगा दिव्या जी? सर जैसे फर्स्ट लेवल देख रहे हैं तो उसी प्रेशर पर ये भी देखेंगे, तीनों फिंगर पर एक साथ अलग अलग। देखिए ये आपका स्टाइल है देखने का, आप तीनों फिंगर पर एक साथ देख सकते हैं, आप अलग अलग भी देख सकते हैं, जैसे आपको अच्छा एसेस हो।
नवीन चौहान जी पूछते हैं कि सर ये किसी विशेष जगह पर मिलेंगे ना, और उसी में हमें नॉर्मल और हाई देखना है। नवीन चौहान जी, नॉर्मल और हाई मुझे समझ में नहीं आया। हमने अभी प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान, सामान्य और विकृत देखना है, ऐसा बोलिए। नॉर्मल और हाई नहीं, नॉर्मल और एबनॉर्मल। हाई जैसी कोई चीज नहीं होती है, नॉर्मल और एबनॉर्मल। प्राण, उदान, समान, व्यान की अगर हमें सामान्य गति और विकृत गतियों को देखना है। हमने पित्त में आपने देखा, हमने इन पित्तों की सामान्य और असामान्य बिहेवियर को देखना है। यानी दोषों के सामान्य और असामान्य बिहेवियरों का रिप्रेजेंटेशन उंगली के कर्वेचर के उस हिस्से पर आएगा। पर यह ज्ञान बहुत गहन है, लेकिन आपको ये जानकारी होनी चाहिए। अभी हम इसके बारे में बहुत लंबी चर्चा करेंगे। अभी आपको एक एक उंगली के कर्वेचर पे हम एक एक दो दो लेक्चर्स आपको बताएंगे। अभी आप कहाँ जा रहे हैं? अभी तो अभी यही हैं आप। तो ये आपने देखा सर, देखते वक्त कितना प्रेशर अप्लाई करना है ठाकुर प्रणव जी, जितने में आपको नाड़ी का स्पंदन मिल जाए। प्रणव साहब, आप अपनी उंगली के कर्वेचर से जित लेवल्स पे कोई प्रेशर का डिफरेंस नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। मैं फिर बता रहा हूं, आंख वही है, नदी वही है, कॉन्सेंट्रेशन बदल रहा है। किसी नदी के किनारे खड़े हो जाइए, गंगा जी के किनारे, तो क्या आप आंख से दबाव डालते हैं क्या? नहीं, आप वैसे ही देखते हैं। पर आप एक बात गौर किया होगा, कोई जहाज उड़ के जा रहा होता है, सुन लीजिए मेरी बात। तो जैसे जैसे वो दूर जाता है ना, आप जितना फोकस करते हैं उतना वो ज्यादा वो जहाज दिखता है, और एक समय बहुत कंसंट्रेशन करेंगे तो भी दिखेगा वो, बहुत दूर के बाद वो गायब होता है। दोष की विकृति हो तो कैसा पल्स फील होगा? हाँ, ये तो अभी आगे चलेगा ना, इसको तो अभी अभी तो स्टार्ट ही हुआ है कुमार कंचन जी, अभी तो ये स्टार्ट हुआ है। अभी वो सब दिखाएंगे आपको हम, अभी तो टाइम दीजिए ना। अभी अभी तो हम बता रहे हैं कि ऐसा होता है यहाँ पे। अब कैसा होता है तो आगे चलेगा ना। अभी तो स्टार्ट ही हुआ है ये लेवल। अभी तो लेवल पे ही, अभी ऑर्गन लेवल ऑफ पल्स बताएंगे आपको। उसमें एक एक ऑर्गन की पल्स बताते बताते दो दो लेक्चर लग जाएंगे मेरे। अगर मैं वाकई कहूँ तो नाड़ी विज्ञान पढ़ाने लगूं तो 6 महीने तक कंप्लीट ना हो। लेकिन मैंने बहुत कंडेंस किया है, इस ज्ञान को बहुत कंडेंस करके बनाया है। हालांकि अब न चाहते हुए भी इसका तीसरा लेवल मुझे लगता है कि करना चाहिए, पर मैं कर नहीं रहा हूँ, जिसमें हम प्रैक्टिस कराते हैं नाड़ी को देखने की। वो पार्ट मैंने अभी गोल कर रखा है, क्योंकि फिर ऐसे करूंगा तो मैं 1.5 महीने नाड़ी ही पढ़ाता रह जाऊंगा। इसीलिए मैंने उसको अभी हटाया हुआ है। मैं केवल आपको इतना करके छोड़ देता हूँ, बाकी आप अपनी प्रैक्टिस से सीख सकते हैं। हमने इतना बताना है कि अभी आपको जो बताया है मैंने, ये केवल इतना बताया कि उंगली कर्वेचर पे भी आपको अलग अलग दोषों का एक्सेस मिलता है। वो कैसे मिलता है हम आगे देखेंगे। तो ये हमारा तीसरा लेवल था। अब हम चौथे लेवल की बात करते हैं। चौथे लेवल पर हम ओज, तेज और प्राण देखते हैं। ध्यान रखिएगा, ओज, तेज और प्राण। प्राण हमेशा, प्राण एक ऐसी चीज है जो प्राण वायु से कनेक्ट होती है। आप जानते हैं कि विष्णु पदामृत कहा है प्राणवायु को। प्राणवायु हमारे सारे शरीर में विचरण करती है। सारे शरीर में वो, इसका मतलब वात प्रधान है। आप जानते हैं कि पितम पंगु कफम पंगु पंगवो मल धात्वा वायुना यत्र नियंते तत्र गच्छति मेघवत। यानी कि एक ऐसी वायु, यानी हमारी तर्जनी उंगली पर मिलने वाला प्राय जो बिहेवियर है वो प्राण का होता है। यानी प्राण को एक्सेस करना है तो आप अपनी तर्जनी उंगली पर गौर करिए। यदि आपको तेज को, किसी व्यक्ति के तेज को एक्सेस करना है तो उसके मध्यमा उंगली के कर्वेचर पर आप फोकस करिए। और यदि किसी व्यक्ति के ओज को एक्सेस करना है, ओज क्षय को एक्सेस करना है, तो आप उसकी अनामिका उंगली पर फोकस करिए। एक नॉलेज को दूसरे नॉलेज से मिक्स मत करिएगा। फिर मैं बता रहा हूं, अभी आपने ओज, तेज, प्राण देखा, तो अब आप उसको दोषों की गति से मत मिक्स करिएगा। हर चीज सेपरेट है यहाँ, हर एक चीज दूसरे चीज से अलग है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए सेपरेट सेपरेट उस नॉलेज को लेना है। जब आप ओज, तेज और प्राण देख रहे हो तो आप दोष को वहां मिक्स नहीं करेंगे, केवल आप ओज, तेज, प्राण को एक्सेस करेंगे। ध्यान रखिएगा। तो यहां तक समझ में आई बात? आपको आई समझ में ये बातें जो मैं बता रहा हूं? ये बहुत डीप स्टडी चल रही है आपकी। सबसे पहले आपने अभी देखा, तीसरे लेवल पर आपने दोषों के भेदों को देखा।
फिर आपने दोषों को, भेदों को देखा, वो एक नजरिया अलग है, उसको हटाइए। फिर आप ओज, तेज और प्राण को देखिए क्रमशः रिंग, मिडल और इंडेक्स पर, उसको भी सेपरेट करिए। अब आप देखिए तो आपको धातुएं दिखती। अब हम आपको धातुएं बताते हैं। धातुएं को बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। आप बहुत आसानी से आप अगर हार्ट से चलें, अपनी रिंग से स्टार्ट करके इंडेक्स की तरफ चलें, तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। बड़ा आसान है, मैं दिखा देता हूं आपको, एकदम आसान है। उसको मैं डिलीट करता हूं। यही डायग्राम रहेगा, यही हार्ट फिर से बनेगा, कई बार बनेगा ये चाहे चित्र। इधर हैंड बनेगा, उंगलियां बनेंगी साहब, 1 2 3, ये नाखून बना दिया बीच में, ये इंडेक्स लिख दी, ये रिंग लिख दिया, ये मिडिल लिख दिया, RMI। तो यहां पर अगर आप इधर से चलेंगे तो यहां रस, फिर यहां रक्त, रस देख लीजिए, ध्यान करिएगा, रस है, सेंटर पे मिलता है शुक्र, आर्तव, ये ध्यान रखिएगा, ये ऐसे याद रखना पड़ेगा। शुक्र और आर्तव सेंटर पे, यहां पे भी शुक्र और आर्तव, यहां पर भी सेंटर पे शुक्र और आर्तव। तो यहां रस और यहां रक्त, यहां मांस, यहां मेद, यहां अस्थि, यहां मज्जा। यानी कि अगर हम कहें तो रिंग के प्रॉक्सिमल पर रस तो डिस्टल पर रक्त, मध्यमा के प्रॉक्सिमल पर मांस तो डिस्टल पर मेद, और इंडेक्स के प्रॉक्सिमल पर अस्थि तो डिस्टल पे मज्जा, और सेंटर पे, सभी के सेंटर पे शुक्र और आर्तव मिलते हैं। मैं दोबारा आपको इरेज करके लिख देता हूं, शायद थोड़ा सा आपको राइटिंग गड़बड़ हो गई होगी, समझने में दिक्कत आ रही होगी। इसको मैं दोबारा कर देता हूं। ये क्या हो गया, ड्रॉ, ये हार्ट बना दिया मैंने। चलिए हार्ट भी कर पाए, उसको छोड़ दीजिए, हार्ट को बनाने की जरूरत नहीं है। हम सीधे ये आपकी रिंग, ये मिडल, ये इंडेक्स, इधर हार्ट है, इधर हैंड है, सेंटर पे शुक्र और आर्तव, यहां पे भी शुक्र और आर्तव, सेंटर पे शुक्र और आर्तव। और आप अगर धातु की बात करें तो यहाँ रस, यहाँ रक्त, यहाँ मांस, यहाँ मेद, यहाँ अस्थि, यहाँ मज्जा। क्लियर है ना? प्रॉक्सिमल पर रिंग फिंगर के रस तो डिस्टल पर रक्त, मिडल के प्रॉक्सिमल पर मांस तो डिस्टल पर मेद, इंडेक्स के प्रॉक्सिमल पर अस्थि तो डिस्टल पर मज्जा, और सेंटर में सारे फिंगर्स के आपको शुक्र और आर्तव मिलते हैं, रिप्रेजेंटेशन आता है। समझ में आ गया आपको? एकदम दिमाग में फिट हो गया होगा। दिव्या टंडन जी, ठाकुर प्रणव साहब, उंगलियां कर्वेचर, कभी दोषों का भेद देख रहे हैं, कभी ओज, तेज, प्राण देख रहे हैं। उसी उंगली पर आप वात, पित्त, कफ देख रहे हैं, उसी उंगली पर आप जो है वो 2 धातुओं को देख रहे हैं। कितना मजेदार ज्ञान है ये आपको। और मैं तो नई चीज बताऊंगा जो मुझे मिली पढ़ाते पढ़ाते, वो मर्म भी देख सकते हैं आप, चक्र भी देखेंगे, आपको दिखाऊंगा मैं आपको मर्म भी दिखाऊंगा, मैं आपको चक्र भी दिखाऊंगा, मैं आपको अभी जो दिखाया वो तो दिखाऊंगा ही, मैं बहुत सारी चीजें आपको यहाँ दिखाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, ज्यादा इसमें आपको स्ट्रेन नहीं डालूंगा। आज मैंने आपको विकृति बताई जो आपने लेवल 1 में पढ़ी थी, मानस विकृतियां मैंने नहीं बताई, लेवल 2 की बात। लेवल 3 में मैंने आपको दोषों के भेद बताए, जिसका फार्मूला आपको मैंने याद करा दिया। लेवल 4 में हमने बताया कि हम प्राण, तेज और ओज, या हम कफ, पित्त, वात से कहें। रवनीत कौर जी, फॉरगेट मत करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास मिस करिए आपने।
वैसे रिकॉर्डेड लेक्चर मैं आपको दे दूंगा इस क्लास की, ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। जो मैं ज्ञान आपको दे रहा हूँ, शायद मुझे भी हमारे गुरु लोगों ने इस प्रकार से ज्ञान नहीं दिया, इसीलिए इन कमियों को देखते हुए मैंने ये पढ़ाना शुरू किया। और जो मैं आपको बता रहा हूँ उसके लिए इतनी मशक्कत कराते हैं आयुर्वेदाचार्य लोग, या तो खुद समझा नहीं पाते हैं। जो मैं बता रहा हूं, मैं दावे से कहता हूं कि इस प्रकार से लेवल आपको कोई नहीं समझाएगा। जो समझने का तरीका है वो बहुत आसान है। पहले लेवल पर हमने लेवल 1 पढ़ा, दूसरे लेवल पर हमने विकृतियों को मानस ढंग से देखा, जो मैंने पढ़ाया नहीं आपको। तीसरे लेवल पर हमने आपको दोषों को दिखाया। चौथे लेवल पर आपको मैंने ही बताया कि तर्जनी पर प्राण देखिए, मध्यमा पर तेज देखिए और अपनी अनामिका पर ओज देखिए। वहीं मैं बता रहा हूं अब आपको कि आप अपनी धातुओं को देखिए। हर उंगली के कर्वेचर के सेंटर पर शुक्र और आर्तव का प्रेजेंटेशन आता है। जो भी चीज बता रहा हूं उसको दिमाग के अपने डेटा को फिट रखिएगा अपने ब्रेन में, क्योंकि ये नॉलेज आगे कनेक्ट होगा। आगे जो आप अभी पढ़ेंगे, मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको खुद अद्भुत लगेगा कि हमारे वैज्ञानिक कितने एडवांस थे। जो वो गर्भवती महिला के अंदर रह रहे भ्रूण के बारे में, उसकी अंग की वृद्धि के बारे में, और उसके हर अंगों को अपनी उंगली के कर्वेचर पे लगे हुए इस कैमरे से और अपने मस्तिष्क में भेजे गए उस डेटा को एनालाइज करते थे और उस आधार पे कहते थे कि बच्चा ऐसा पैदा होगा। कितना बड़ा नॉलेज था। क्या आपको नहीं लगता है कि ये हमारा सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड और जो आज हमें इंस्ट्रूमेंट्स देखते हैं, उससे ये ज्ञान कितना आगे था, कितना आगे था। तो मैं आपको कल और लेवल्स बताऊंगा, यानी इसके बाद मैं आपको मानस प्रकृतियों में चक्रों को और मर्मों को दिखाऊंगा और फिर मैं लास्ट में आपको प्रकृति के बारे में बताऊंगा। तो ये 7 लेवल हैं। याद दिलाता हूं, पहला लेवल विकृति, दूसरा लेवल मानस विकृति, तीसरा लेवल धातुओं के दोषों के भेद, चौथा लेवल ओज तेज और प्राण, पांचवा लेवल धातु, छठा लेवल मानस प्रकृति और सातवां लेवल प्रकृति। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अभी दिमाग पे जोर मत डालिए, जितना पढ़ाया है उसको अलग अलग जो है सेट करिए अपने दिमाग के अलमारी में, उसको अलग अलग सेट करिए करीने से, जहां जिसकी जरूरत उसको निकालिए, डायग्नोसिस करिए, ट्रीटमेंट कीजिए, अपने आयुर्वेद की नॉलेज को जोड़िए। यही इसका नाड़ी को पढ़ने का उद्देश्य है और ऐसे ही नाड़ी को समझिए। यही नाड़ी का वैज्ञानिक तरीका है समझने का, और कोई तरीका नहीं है। लोग कितना भी कॉम्प्लिकेटेड बताए, दिस इज अ साइंटिफिक वे टू अंडरस्टैंड द पल्स। एंड मैं चैलेंज देता हूं कि मैं आपको 7वां लेवल समझा दूंगा, ऑर्गन लेवल्स पर ऑर्गन भी देखना बता दूंगा। नहीं तो आप एक बार बताइए, अगर ये इसमें कितने शोध होने की जरूरत थी ना, अगर शोध किया गया होता तो आज नहीं लगता आपको कि आज जो ये अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एक्सरेज हो रहे हैं, ये कहीं और आगे चले जाते हैं, सारे हमारे उंगली के कर्वेचर पे हैं। नहीं, हम तो अपनी नजरिया देखने का नजरिया बढ़ा रहे हैं, चीजें बदल रही है। पहले हमने सांप और ज्वालोका की गति देख के डायग्नोसिस कर रहे थे। तीतर, लवा, काक, कपोत, नहीं चींटी, कीड़ा, ऊंट, हाथी, कमल, ये सब गति देख के डायग्नोसिस कर रहे थे। अब बदल गया पूरा ही सिस्टम। अब तो गुरुजी बता रहे हैं कि यहाँ तो कुछ और ही देखते हैं हम, नहीं, टोटली चेंज। तो ये सारा जो उसका उद्देश्य क्या है, डायग्नोसिस। हमारा उद्देश्य क्या है, डायग्नोसिस। जहां डायग्नोसिस मिली, स्टॉप देयर। पहले लेवल, पहला जो पढ़ा था उससे मिल गई, कोई जरूरत नहीं है इसको अप्लाई करने। नहीं मिली, इसको अप्लाई करो। इससे भी नहीं मिली तो आगे बढ़ो। हर का अपना अपना एप्लीकेशन करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि लेवल 2 को पढ़ाने में बहुत मेहनत लगती है और समझने वाले को भी मेहनत करनी पड़ती है। आप लोग अच्छे हैं कि आप लोग इतने दिन इंतजार करके मेरे साथ 17 लोग जुड़े हैं, 20 में 3 कम हैं। वो शायद कल इस रिकॉर्डेड लेक्चर को देखेंगे परसों, तो वो भी ज्वाइन करेंगे। और इससे पहले का जो लेक्चर मैंने पढ़ाया है, चिंता मत करिए, अगर आपको मिस हुआ है तो मैं अभी थोड़ी देर के बाद आपके इसी व्हाट्सएप ग्रुप पे वो रिकॉर्डेड लेक्चर आपको देने वाला हूँ। ध्यान रखिएगा, ये क्लास एक दिन छोड़ के होती है और रविवार को भी होगी। हफ्ते में 4 दिन होगी। मेरे पास समय कम होता है, मेरी अपनी भी बहुत सारी व्यस्तताएं हैं, इसीलिए आपको
4 दिन की क्लास मैं लूंगा, 2 दिन नहीं ले पाऊंगा। 2 दिन इस टाइम पे मैं मर्म विज्ञान के एडवांस लेवल की क्लास लेता हूँ। मेरे पास समय नियंत्रित है, बहुत सारे काम होते हैं, मरीज भी देखने होते हैं। अब लॉकडाउन खुल गया, अब सब चीज़ें सामान्य हो गई हैं, कोरोना की वैक्सीन भी लग रही हैं, तो अब तो सब सामान्य हो गया। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद विंतेश्वरी नौटियाल जी, कि आप जो है इतने ध्यान से आप सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। ये सभी आप लोगों के लिए ही ये ज्ञान जो है सिंचित किया गया है, ताकि इसको आप समझें और ये आगे बढ़े। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, शुभ रात्रि।